एक ऐसी लाइब्रेरी जिनकी किताबें इतनी विशाल थी कि अगर आप गिनने बैठे तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाए। लेकिन अचानक उसी लाइब्रेरी में आग लगे और उस आग की लपटें कई महीनों तक चले। क्या आप यकीन कर पाओगे? यह कहानी है दुनिया के सबसे महान विश्वविद्यालय नालंदा की, जहाँ कभी ज्ञान का साम्राज्य था, लेकिन अचानक सब कुछ राख बन गया। आखिर क्यों? किसने जलाया? आइए जानते हैं इस रोमांचक दर्दनाक गाथा को। उत्तर भारत की धरती पर बिहार की उपजाऊ घाटी में कभी एक ऐसी नगरी बसी थी जो सिर्फ इमारतों का समूह नहीं थी, बल्कि ज्ञान का महासागर थी, नालंदा। आज जब हम इसके खंडहर देखते हैं तो शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एक समय यह स्थान दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। यहाँ की दीवारों के बीच से शिष्य जीवन की गूंज, गुरुओं की गंभीर वाणी और बहसों की ऊंची आवाजें उठती थी। ईसा की 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने इस विश्वविद्यालय की नींव रखी। समय बीता और यह केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए शिक्षा का केंद्र बन गया। चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया और यहाँ तक कि ग्रीस से भी विद्यार्थी यहाँ अध्ययन के लिए आते थे। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह ज्ञान की जीवंत नगरी थी। इसकी विशाल पुस्तकालय को लोग धर्मगंज कहते थे। कहा जाता है कि इसमें 9 मंजिलें थी और हर मंजिल पर लाखों पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई थी। इतिहासकारों का वर्णन है कि यहाँ करीब 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक रहते थे। भोजन, आवास और शिक्षा सब कुछ निःशुल्क था। यह उस समय की दुनिया का सबसे व्यवस्थित और उन्नत शिक्षा का तंत्र था। विद्यार्थी यहाँ प्रवेश लेने से पहले कठिन परीक्षाओं से गुजरते थे। गुरु दरवाजे पर बैठकर प्रश्न पूछते और केवल वही विद्यार्थी अंदर प्रवेश कर पाते जिनका उत्तर सही होता। यानी नालंदा में प्रवेश पाना किसी युद्ध जीतने जैसा कठिन था। नालंदा की हवा में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि बहस और विचार विमर्श की चिंगारी भी चलती थी। गणित, खगोलशास्त्र, आयुर्वेद, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, कला और साहित्य, ऐसा कोई विषय नहीं था जो यहाँ न पढ़ा जाता हो। जब चीनी यात्री हेनसान यहाँ आए तो उन्होंने लिखा, नालंदा की ख्याति इतनी महान है कि यहाँ आकर मुझे लगता है मानो मैं किसी स्वर्गीय स्थान में प्रवेश कर गया हूँ। नालंदा की सबसे बड़ी पहचान उसका महान पुस्तकालय था। कहते हैं कि इस पुस्तकालय में इतनी पांडुलिपियां थी कि अगर कोई व्यक्ति लगातार पढ़ता रहे तो कई जन्म भी कम पड़ जाए। यही कारण था कि जब बाद में इसे जलाया गया तो उसकी ज्वाला कई महीनों तक धधकती रही। लेकिन यह उस समय की बात है जब यह नगरी अपने चरम सीमा पर थी। विद्यार्थी गलियारों में भागते, आचार्य विशाल प्रांगण में शिष्यों को शिक्षा देते और पुस्तकालय में विद्वान पांडुलिपियों को खंगालने रहे थे। नालंदा का नाम ही नाल प्लस अंधा से बना माना जाता है, जिसका अर्थ है ज्ञान की अनंत धारा। और सचमुच यह धारा सैकड़ों वर्षों तक बहती रही, जब तक कि समय और सत्ता की आदियां इसे लील न गई। नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा गौरव उसका भव्य पुस्तकालय था। इसे लोग धर्मगंज कहते थे, यानी ज्ञान का खजाना। इस पुस्तकालय की 3 मुख्य इमारतें थी। रत्न सागर, जिसमें धर्म, दर्शन और आध्यात्म से जुड़ी पांडुलिपियां रखी जाती थी। रत्न रंजन, जहाँ कला, साहित्य और भाषा संबंधी ग्रंथ संग्रहित थे। रत्नोदति, यह सबसे ऊंची और विशाल इमारत थी जिसमें विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र, आयुर्वेद और चिकित्सा के हजारों ग्रंथ मौजूद थे। इतिहासकार लिखते हैं कि
इन भवनों की ऊंचाई 9 मंजिल तक थी और हर मंजिल पर सैकड़ों कक्ष थे जिनमें ग्रंथ रखे जाते थे। दीवारों पर बने शिलालेख और मूर्तियां इस बात का प्रमाण देती थी कि यहाँ का वातावरण सिर्फ विद्या का ही नहीं बल्कि कला और सौंदर्य का भी केंद्र था। नालंदा की शिक्षा पद्धति अनोखी थी। यहाँ केवल पढ़ा ही नहीं जाता था बल्कि विद्यार्थियों से निरंतर प्रश्न पूछे जाते थे। हर विषय पर विवाद विवाद डिबेट कराया जाता। विद्यार्थी जब तक अपने गुरु को तर्कों से संतुष्ट न कर देते उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। यहाँ निम्न विषय पढ़ाए जाते थे: गणित और ज्योतिष, चिकित्सा और आयुर्वेदिक, बौद्ध दर्शन और धर्मशास्त्र, व्याकरण, साहित्य और भाषा विज्ञान, राजनीति और युद्ध कला। नालंदा की खासियत यह थी कि यहाँ सिर्फ बौद्ध ही नहीं बल्कि हिंदू, जैन और अन्य परंपराओं के ग्रंथ भी पढ़ाए जाते थे। यही कारण था कि यह विश्व भर के छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र था। चीनी यात्री हेनसांग और स्टिक ने अपने लेखों में लिखा है कि नालंदा में प्रवेश पाना आसान नहीं था। यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य एक साथ रहते थे। विद्यार्थियों को पहले कठोर परीक्षा देनी पड़ती। प्रवेश द्वार पर बैठे विद्वान प्रश्न पूछते और केवल योग्य छात्र ही अंदर जा पाते। भोजन और आवास की पूरी व्यवस्था विश्वविद्यालय करता था। छात्रावास, भोजनालय, ध्यान कक्ष, स्नानागार और उद्यान सब कुछ यहाँ मौजूद था। यह व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि विद्यार्थी केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। कल्पना कीजिए, विशाल आंगनों में बैठकर सैकड़ों विद्यार्थी एक साथ शास्त्रों का पाठ कर रहे हो। गुरु कक्षाओं में गुरु गंभीर स्वर में तर्क वितर्क करा रहे हो। पुस्तकालय की ऊंची मंजिल में विद्वान मोमबत्ती की रोशनी में ग्रंथों को पढ़ रहे हो। वहां का हर पत्थर मानो कहता था, यहाँ ज्ञान ही ईश्वर है। नालंदा सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं था, यह मानव सभ्यता की धड़कन था। इसकी पुस्तकालय में मौजूद अनगिनत पांडुलिपियों में वो ज्ञान था जो पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता था। लेकिन यही खजाना आगे चलकर लुटेरों की नजर में आ गया और फिर इतिहास ने इस एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सदियों की मेहनत और विद्या को राख बना दिया। नालंदा विश्वविद्यालय केवल इमारतों का समूह नहीं था बल्कि वह एक जीवित संस्कृति थी। यहाँ का हर विद्यार्थी, हर आचार्य और हर कक्षा इस बात का प्रमाण थी कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि यह जीवन जीने की कला भी है। विद्यार्थियों का दिन प्रातःकालीन प्रार्थना से शुरू होता था। सूरज की पहली किरण जैसे नालंदा की ऊंची दीवारों पर पड़ती। विशाल प्रांगण में सैकड़ों छात्र ध्यान और मंत्रोच्चार करते। प्रार्थना का उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं था बल्कि मन को एकाग्र कर ज्ञानार्जन के लिए तैयार करना था। प्रार्थना के बाद विद्यार्थी अपने अपने गुरु कक्ष में पहुंचते। हर कक्षा में शिक्षकों का एक समूह होता और बीच में बैठा आचार्य किसी विषय पर चर्चा करता। कहीं गणित की जटिल संख्याएं शिष्यों को चुनौती दे रही होती, कहीं आयुर्वेद के ग्रंथ खोलकर रोगों और उनके उपचार पर चर्चा हो रही होती, कई बौद्ध दर्शन पर गहन वाद विवाद चल रहा होता। आचार्य केवल पढ़ाते ही नहीं थे, वे विद्यार्थियों से निरंतर प्रश्न पूछते। यदि कोई शिष्य उत्तर न दे पाए तो उसे तब तक पुनः अध्ययन करना पड़ता जब तक कि वह अपने तर्क से आचार्य को संतुष्ट न कर दे। नालंदा में वाद विवाद एक विशेष परंपरा थी। सैकड़ों विद्यार्थी प्रांगण में इकट्ठा होकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते। कभी यह बहस घंटों चलती तो कई दिनों तक। यह बहसें केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहती बल्कि जीवन, धर्म, राजनीति और ब्रह्मांड तक फैल जाती। यहाँ विचारों की आजादी थी। किसी भी विषय पर सवाल उठाना और उसका समाधान खोजना नालंदा का स्वभाव था। विद्यार्थी के लिए भोजन में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, साधारण पर पौष्टिक भोजन मिलता। चावल, दाल, सब्जी और दूध। हर विद्यार्थी को निश्चित समय पर भोजन करना होता।
और फिर तुरंत अपने अध्ययन में लौट जाना पड़ता। उनका जीवन बेहद अनुशासित था। सुबह प्रार्थना, दिन भर अध्ययन और वाद विवाद, शाम को ध्यान और शारीरिक अभ्यास, और रात को पुस्तकालय में ग्रंथों का अध्ययन। विदेश से आए विद्यार्थी नालंदा को देखकर अभिभूत हो जाते। चीनी यात्री स्टिंग ने लिखा, मैंने पूरी दुनिया की यात्रा की है, लेकिन नालंदा जैसा शिक्षा का केंद्र कहीं नहीं देखा। यहाँ के विद्यार्थी केवल विद्वान ही नहीं, बल्कि विनम्र और अनुशासित भी थे। रात को जब पूरा नगर शांत हो जाता, तब भी नालंदा की गलियां जागती रही थी। पुस्तकालय की ऊंची इमारतों में मोमबत्ती और तेल के दीपक की रोशनी में विद्यार्थी ग्रंथों को पढ़ते रहते। कोई खगोल शास्त्र का अध्ययन करता तो कोई चिकित्सा ग्रंथों को। वहां की नीरवता में केवल पन्नों के पलटने और कलम की खरोच की आवाज गूंजती। नालंदा में अनुशासन तोड़ने की कोई जगह नहीं थी। यदि कोई विद्यार्थी लापरवाही करता या कक्षाओं से अनुपस्थित रहता, तो उसे कठोर दंड मिलता। यह अनुशासन ही था जिसने नालंदा को सदियों तक महान बनाए रखा। नालंदा के विद्यार्थी जीवन में ज्ञान ही धर्म था और विद्या ही पूजा। लेकिन इस सुनहरे जीवन के पीछे एक छिपी हुई चिंता भी थी। समय बदल रहा था, सत्ता बदल रही थी, और एक दिन यह सब अचानक राख में बदलने वाला था। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारें सदियों से केवल ज्ञान और शांति की साक्षी रही थी, लेकिन 12वीं शताब्दी आते आते भारत की राजनीति बदल रही थी। उत्तरी भारत पर विदेशी आक्रमणों ने की परछाई गहराने लगी थी। उस समय बंगाल और बिहार का इलाका अपेक्षाकृत समृद्ध था। गंगा की उपजाऊ धरती और यहाँ की व्यापारिक समृद्धि ने इसे लुटेरों और आक्रमणकारियों की नजर में आकर्षण का केंद्र बना दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय भले ही एक धार्मिक और शैक्षणिक केंद्र था, लेकिन इसकी ख्याति इतनी थी कि आक्रमणकारियों को लगा यह अवश्य अपार धन और संपत्ति छिपी होगी। इतिहास के पन्नों में इस विनाशकारी नाम को हम पाते हैं, मोहम्मद बख्तियार खिजली। वह मूल रूप से तुर्की मूल का सेनापति था, जिसने दिल्ली सल्तनत की सेवा में रहते हुए धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई। कहा जाता है कि खिजली को ज्ञान से कोई लगाव नहीं था। वह अशिक्षित था, यहाँ तक कि अपने नाम तक को ठीक से नहीं लिख पाता था। लेकिन महत्वाकांक्षा और लूट की भूख ने उसे निर्दयी बना दिया। खिजली ने जब बिहार और मगध क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया शुरू किया, तो उसकी नजर नालंदा पर पड़ी। उसके सलाहकारों ने कहा, नालंदा केवल शिक्षा का स्थान नहीं है, वहाँ अपार धन और बहुमूल्य ग्रंथ छिपे हैं। अगर इसे नष्ट कर दिया जाए तो इस भूमि की आत्मा ही मर जाएगी। खिजली ने यह सुनकर नालंदा को निशाना बनाने का निर्णय लिया। विद्वानों को इस खतरे की आहट मिलने लगी थी। यात्रियों और व्यापारियों से यह खबरें आने लगी कि खिजली की सेनाएं पास के गांवों को लूट रही है, मंदिरों और आश्रमों को जला जा रहा है। नालंदा के आचार्य और शिष्य चिंतित होने लगे। कुछ ने कहा, ज्ञान का मंदिर कभी नष्ट नहीं हो सकता, यह तो शाश्वत है। लेकिन कुछ विद्वान भयभीत थे। वे जानते थे कि यदि आक्रमणकारी आए तो उनका पहला निशाना यही होगा। कहा जाता है कि आक्रमण से ठीक कुछ समय पहले नालंदा के प्रांगण में एक भव्य वाद विवाद हुआ। सैकड़ों शिष्य और आचार्य इकट्ठा हुए और विषय था, क्या ज्ञान की ज्योति कभी बुझ सकती है? एक आचार्य ने कहा, ज्ञान अमर है, चाहे कितनी भी आग क्यों न लगे, यह मनुष्य के मस्तिष्क और आत्मा में जीवित रहेगा। लेकिन एक अन्य विद्वान ने गंभीर स्वर में कहा, ज्ञान अमर है, परंतु ग्रंथ नष्ट हो सकते हैं। यदि वे ग्रंथ हो गए तो आने वाली पीढ़ियां उस ज्ञान से वंचित रह जाएगी। उनकी यह बात भविष्य का संकेत थी, मानो इतिहास पहले से ही उन्हें चेतावनी दे रहा हो। धीरे धीरे सेनाओं की टापों की आवाज पास आने लगी। नालंदा की शांत नगरी पर अब डर का साया मंडराने लगा था। शिष्य और आचार्य अब भी अध्ययन में डूबे थे, लेकिन उनके मन में किसी कोने में भय घर कर चुका था। और फिर एक रात जब चांदनी धुंधली थी और गांव से धुआं उठ
दिख रहा था। नालंदा की ओर बढ़ती सेनाएं इतिहास सबसे काले अध्ययन की तैयारी कर रही थी। साल था 1193 ईस्वी। नालंदा विश्वविद्यालय के आकाश में जैसे अंधकार छा गया था। विद्या और ज्ञान की नगरी पर अब युद्ध और विनाश के बादल मंडरा रहे थे। बत्तीख्यार खिचली अपनी विशाल सेना के साथ नालंदा पहुंचा। उसकी सेना में सैकड़ों घुड़सवार और तलवारों चमकाती भीड़ थी। गांव को रोंदते हुए वे सीधे विश्वविद्यालय की ओर बढ़े। नालंदा की दीवारें ऊंची थी, लेकिन यह एक शिक्षा का केंद्र था, युद्ध का गढ़ नहीं। यहाँ के आचार्य और शिष्य तलवारों से अनजान थे। वे केवल शास्त्रों और ग्रंथों में निपुण थे। सेना ने विश्वविद्यालय के द्वार को तोड़ा और भीतर घुस आई। चारों ओर चीख पुकार मच गई। विद्यार्थी और आचार्य घबराकर इधर उधर भागने लगे। कुछ ने पुस्तकालय के दरवाजे बंद करने की कोशिश की, लेकिन सेना ने उन्हें बलपूर्वक तोड़ दिया। खिजली को देखकर किसी ने हाथ जुटाकर पूछा, यह विद्या का मंदिर है, यहाँ कोई धन खजाना नहीं है, आप क्यों विनाश करना चाहते हैं? खिजली ने हंसते हुए उत्तर दिया, मुझे ऐसी विद्या से क्या लेना जो तलवार की धार न तेज कर सके, इसे आग में झोंक दो। सेना ने मशालें उठाई और रत्नसागर, रक्तरंजन और रत्नोदय तीनों पुस्तकालयों में आग लगा दी। हजारों लाखों पांडुलिपियां जो सदियों की मेहनत से संकलित की गई थी, धगधगने लगी। इतिहासकार लिखते हैं कि आग इतनी भयानक थी कि 3 महीने तक धुआं उठता रहा। विद्या की वह धारा जो अनगिनत पीढ़ियों के लिए अमृत थी, वो राग में बदल रही थी। कुछ आचार्यों ने पुस्तकालय बचाने की कोशिश की। वे मशाले बुझाने दौड़े, लेकिन तलवारों ने उन्हें घिरा दिया। कई शिष्य जलते पुस्तकालय में कूद पड़े ताकि कम से कम कुछ पांडुलिपियां बचा सके, परंतु वे भी आग की लपटे में समा गए। कहा जाता है कि एक वृद्ध आचार्य ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, तुम हमारी किताबें जला सकते हो, लेकिन ज्ञान की ज्योति नहीं। रात भर आग की लपटें आसमान को चीरती रखी। सैकड़ों वर्ष का सच्चित ज्ञान धुएं में उड़ गया। विद्यार्थी और आचार्य या तो मारे गए या भागकर तिब्बत, नेपाल और अन्य जगहों में शरण लेने गए। सुबह जब सूरज उगा तो नालंदा की धरती पर केवल राख थी। जहां कभी मंत्रोच्चार और वाद विवाद की गूंज होती थी, वहां अब सन्नाटा और शर्वों की दुर्गंध थी। नालंदा के पुस्तकालय में वे ग्रंथ मौजूद थे जिनमें विज्ञान, चिकित्सा, गणित और खगोल का वह ज्ञान था जो दुनिया को सदियों आगे ले जा सकता था। लेकिन वह सब अब खो गया। यह केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ी क्षति थी। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय केवल किताबों का ढेर नहीं, वह ज्ञान का महासागर था। और जब उस महासागर को आग की लपटे में झोंक दिया गया तो वह दृश्य पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ा शोक बन गया। बत्तीकार खिजली की सेना द्वारा लगाई गई आग साधारण नहीं थी। पुस्तकालय की दीवारें मोटी और मजबूत थी। भीतर पांडुलिपियां की विशाल ढेर, ताड़पत्र और भोजन पत्र पर लिखे अनगिनत ग्रंथ थे। जब यह सब एक साथ धगधगने लगे तो ज्वालाएं आकाश तक पहुंच गई। इतिहासकारों का उल्लेख है कि नालंदा का पुस्तकालय लगातार कई महीनों तक जलता रहा। दिन में धुएं का काला गुब्बार और रात में लपटों की लाल रोशनी दूर दूर तक दिखाई देती थी। हर पल हर क्षण हजारों श्लोक, सूत्र, चिकित्सा पद्धतियां, गणितीय समीकरण और खगोल संबंधी सिद्धांत राख में बदल रहे थे। आयुर्वेद के दुर्लभ ग्रंथ, गणित में शून्य और अनंत के रहस्य, खगोल विज्ञान की प्राचीन खोजें, बौद्ध दर्शन और साहित्य के अनुपम रत्न, सब कुछ धुएं में विलीन हो गया। जो शिष्य और आचार्य बच गए थे वे आग के सामने खड़े होकर रोते रहे। कई शिष्यों ने अपने ग्रंथों की प्रतियां छिपाने की कोशिश की।
उसने अपने कपड़ों में पांडुलिपियां लपेट ली और गांव की ओर भागे, लेकिन अधिकतर बच नहीं पाए। एक शिष्य ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने अपने गुरु को आग में कूदते देखा। वे कहते हैं, यदि एक पुस्तक भी बचा लाऊं तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा कार्य होगा। लेकिन वे वापस नहीं लौटे। नालंदा का पुस्तकालय केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का धरोहर था। विदेश से आए शिष्यों ने अपनी आंखों से यह विनाश देखा। कुछ भाग्यशाली शिष्य बचे हुए ग्रंथ लेकर चीन, तिब्बत और नेपाल चले गए। यही कारण है कि आज हमें बौद्ध धर्म और नालंदा के कुछ अंश विदेशी में मिलते हैं, जबकि भारत की धरती पर सब राख हो गया। कहते हैं कि पास के गांवों के लोग महीनों तक धुएं से परेशान रहे। उनकी आंखें जलती, खेतों पर राख गिरती और हवा में जली हुई पांडुलिपियां की गंध फैल रही थी। यह ऐसा था मानो पूरा ब्रह्मांड रो रहा हो। नालंदा की जली हुई दीवारें आज भी इस सवाल को पूछती है, क्या तलवारों सच में ज्ञान को मिटा सकती है? खिजली की सेना ने एक विश्वविद्यालय को नष्ट किया, लेकिन वे यह नहीं जान पाए कि नालंदा केवल इमारत नहीं थी, बल्कि वह विचारों की वह धारा थी जिसे आग से नहीं बुझा जा सकता। नालंदा विश्वविद्यालय की आग ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया था, लेकिन उस भयंकर विनाश के बीच भी कुछ विद्वान और शिष्य ऐसे थे जिन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर नालंदा की विद्या को बचाने की कोशिश की। जब बत्तीकार खिजली की सेना पुस्तकालय में आग लगा रही थी, तब कुछ आचार्य और शिष्य पास के आश्रम और छात्राओं से निकलकर एकत्र हुए। उनमें बुजुर्ग आचार्य भी थे, युवा शिष्य भी। उनके पास न तलवारें थी न ढाले, केवल किताबें, पांडुलिपियां और अपने गुरुजनों की शिक्षा की ही उनका हथियार थी। उन्होंने नारा लगाया, ज्ञान की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करना ही सच्ची साधना है। कुछ शिष्य पुस्तकालय की ओर दौड़े। लपटों में घिरी इमारत ने उन्होंने ग्रंथों के बंडल निकालने की कोशिश की। किसी ने अपने वस्त्रों में किताबें बांधी, कोई जलती इमारत में प्रवेश कर गया, लेकिन अधिकतर वही जलकर भस्म हो गए। कहते हैं कि एक युवा शिष्य ने अपने गुरु को पुकारा, गुरुदेव, यह ज्ञान आग में क्यों समा रहा है? गुरु ने उत्तर दिया, ज्ञान कभी नहीं मरता, वह केवल रूप बदलता है। आज यह आग में जल रहा है, कल यह किसी शिष्य के मन में फिर प्रकट होगा। कुछ आचार्य इतने साहसी थे कि उन्होंने खिजली की सेना का सामना किया। वे खाली हाथ थे, लेकिन अपनी छड़ी और लाठी से घुड़सवारों पर टूट पड़े। सेना ने उन्हें बेरहमी से मार डाला, लेकिन उनका साहस यह साबित करता था कि नालंदा केवल ग्रंथों से नहीं बल्कि जिंदा दिल इंसानों से भी महान था। इस दौरान कुछ विदेशी शिष्य, विशेषकर तिब्बत और चीन के भागने में सफल हुए। उन्होंने जितनी भी पांडुलिपियां बचा सकते थे अपने साथ ले गए। इन्हीं ग्रंथों की वजह से आज हमें नालंदा की विरासत का कुछ हिस्सा तिब्बत और चीन की लाइब्रेरी में देखने को मिलता है। किंवदंती है कि एक वृद्ध आचार्य ने पुस्तकालय की सीढ़ियों पर बैठकर आंखें बंद कर ली। वे मंत्र जपते रहे और जब आग की लपटें उन्हें निगलने लगी तो उन्होंने कहा, मैं मिट जाऊंगा पर मेरी आत्मा ज्ञान की रक्षा करेगी। उस रात नालंदा ने केवल अपनी इमारतों खोई बल्कि अपने असंख्य रक्षक भी। नालंदा के ये साहसी विद्वान और शिष्य भले ही किताबों की राख में दब गए, लेकिन उनका प्रतिरोध आज भी प्रेरणा देता है। उन्होंने दिखा दिया कि ज्ञान की रक्षा केवल कलम से नहीं बल्कि प्राणों से भी की जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय केवल ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं था, वह एक जीवित ज्ञान का ब्रह्मांड था। जब उसकी पांडुलिपियां राख में बदल गई तो ऐसा लगा मानो मानव सभ्यता की स्मृति ही मिटा दी गई हो। नालंदा में चिकित्सा और आयुर्वेद पर असंख्य ग्रंथ थे। कहा जाता है कि यहाँ शल्य चिकित्सा, औषध निर्माण और दुर्लभ रोगों के उपचार पर ऐसी जानकारी थी जो आधुनिक युग में अद्भुत मानी जाती। इन ग्रंथों के नष्ट होने से भारतीय चिकित्सा पद्धति को अपार क्षति पहुंची।
यहाँ के विद्वान शून्य और दशमलव प्रणाली पर गहन अध्ययन कर रहे थे। खगोल विज्ञान में ग्रंथों की गति, तारों की स्थिति और समय की गणना पर अद्भुत शोध हो रहा था। लेकिन वे सारे सूत्र और टिप्पणियां आग की लपटें में खो गए। बौद्ध दर्शन, शाक्य न्याय, मीमांसा, वेदांत और जैन दर्शन के हजारों ग्रंथ यहाँ मौजूद थे। उनमें से कई की प्रतियां कहीं और नहीं थी। उनके साथ भारतीय चिंतन की गहराई भी राख हो गई। नालंदा के पुस्तकालय में न केवल विज्ञान और दर्शन था, बल्कि कविता, नाटक और संगीत से जुड़े दुर्लभ ग्रंथ भी थे। कला और संस्कृति का यह खजाना भी नष्ट हो गया, जिससे भारत की साहित्यिक परंपरा को गहरा झटका लगा। किंवदंती है कि एक शिष्य जो इस विनाश से बच निकला, उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान आकाश में धुएं बनकर उड़ रहा था। हर पांडुलिपि एक आत्मा की तरह थी, जो चिल्लाकर कह रही थी, हमें बचाओ, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं सका। नालंदा केवल भारत का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का ज्ञान भंडार था। यहाँ पढ़ने आए विदेशी विद्यार्थी अपने देशों में जाकर उस विद्या को फैलाते। यदि नालंदा बचा रहता तो शायद मानव सभ्यता कई शताब्दी आगे बढ़ जाती। इतिहासकार कहते हैं कि नालंदा में पुस्तकें भी थी जिनमें उपग्रह जैसी गणनाएं, शल्क चिकित्सा की जटिल विविधता और ब्रह्मांड के रहस्य दर्ज थे, परंतु वे अब केवल कल्पना बनकर रह गए। नालंदा की राख हमें याद दिलाती है कि ज्ञान नष्ट होने पर केवल एक देश नहीं, पूरी मानवता पीछे चल जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय की ज्वालाएं सब कुछ भस्म कर चुकी थी, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर विनाश में कुछ न कुछ बच ही जाता है। नालंदा की राख से भी कुछ चिंगारियां निकली, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों तक उस ज्ञान की स्मृति को जीवित रखा। जब खिजली की सेना नालंदा को जला रही थी, तब कुछ शिष्य और आचार्य किसी तरह भाग निकले। वे अपने साथ जितनी पांडुलिपियां उठा सकते थे, उतनी लेकर निकल पड़े। कुछ नेपाल की ओर भागे, कुछ तिब्बत पहुंचे और कुछ चीन की यात्रा पर निकल गए। इन शिष्यों ने वहां पहुंचकर नालंदा की विद्या को आगे बढ़ाया। यही कारण है कि आज भी हमें तिब्बत और चीन के प्राचीन ग्रंथों में नालंदा के विचारों की झलक मिलती है। किंवदंती है कि कुछ विद्वान पुस्तकालय के धकधकते हिस्से से गुप्त सुरंग के रास्ते बाहर निकले। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर कुछ दुर्लभ ग्रंथ सुरक्षित कर लिए। यद्यपि अधिकांश नष्ट हो गए, परंतु वही थोड़े से ग्रंथ बाद में तिब्बती और चीनी भाषा में अनुदित होकर जीवित रह पाए। चीन से आए यात्री हेनसान और स्टिंग पहले ही नालंदा में वर्षों बिता चुके थे। उन्होंने नालंदा के नियम, पाठ्यक्रम और जीवन का विस्तृत वर्णन अपनी पुस्तकों में किया। इन्हीं यात्रियों के विवरण से हमें आज पता चलता है कि नालंदा किस स्तर का विश्वविद्यालय था। कुछ विद्वानों ने मौखिक रूप से ज्ञान को संरक्षित रखा। उन्होंने अपने शिष्यों को वे बातें याद करवाई जो ग्रंथों में लिखी थी। यानी जब पुस्तकें राख हो गई, तब भी स्मृति और परंपरा के सहारे कुछ विद्या जीवित रही। इतिहासकार मानते हैं कि नालंदा में कई ऐसे ग्रंथ थे जो कभी बाहर नहीं आ पाए। शल्क चिकित्सा, खगोल विज्ञान और आयुर्वेद पर वे रचनाएं आज भी एक रहस्य बन चुकी है। कभी कभी पुरातत्व खुदाई में कुछ टुकड़े, ताड़पत्र या शिलालेख मिलते हैं, जो संकेत देते हैं कि शायद कहीं और भी कुछ अवशेष छिपे हैं। भले ही नालंदा के विशाल पुस्तकालय जल गए, लेकिन जो शिष्य विदेशों में शरण पाए, वही आगे चलकर एशिया में बौद्ध धर्म और भारतीय ज्ञान की ज्योति को जलाते रहे। इस तरह नालंदा राख होकर भी अमर हो गया। नालंदा अब खंडहर बन चुका था, जहाँ कभी हजारों विद्यार्थी और आचार्य विद्या की गंगा बहाते थे। वहां केवल जली हुई ईंटों और राख बची थी, लेकिन इतिहास का यह अंत नहीं था। नालंदा की विरासत ऐसी थी जिसे मिटाया नहीं जा सका। आज भी नालंदा के खंडहर बिहार के नालंदा जिले में खड़े हैं। विशाल स्तूप, टूटी दीवारें और जले हुए ईंटों के
ढेर अब भी उस त्रासदी की कहानी कहते हैं। यात्री और पुरातत्वी ने जब इन खंडहरों को देखा तो उन्हें लगा कि यह केवल ईंट पत्थर नहीं बल्कि मौन साक्षी है। चीन, तिब्बत और जापान के बौद्ध विद्वानों ने नालंदा का नाम जीवित रखा। उन्होंने उनके द्वारा संकलित ग्रंथों में नालंदा की शिक्षण परंपरा दर्ज है। यही कारण है कि नालंदा केवल भारत की नहीं बल्कि पूरे एशिया की सांस्कृतिक धरोहर बन गई। 21वीं सदी में भारत सरकार और कई देशों ने मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किया। 2014 में इसका नया परिसर आरंभ हुआ, जहां दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। यह मानव राख से पुनर्जीवित हुई एक नई चिंगारी है, जो फिर से मशाल बन रही है। नालंदा हमें सिखाता है कि ज्ञान कभी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता। ग्रंथ जलते हैं, इमारतें गिरती है, लेकिन विचार और विद्या जीवित रहती है। हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह ज्ञान की रक्षा करे और उसे आगे पहुंचाए।